Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 10 to my YouTube channel. My dear students, today I am going to teach the fourth chapter of your book, First Flight. The title is From the Diary of Annie Frank. Dear students, at first I would like to inform those students who are going to watch this video for the first time. If you do not subscribe my channel so far, do subscribe it and press the bell icon so that whenever I upload a new video, you will be notified. So dear students, one more request to you is that please like this video and share to your more and more friends to encourage me to upload more and more video to help you in your study. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चौथा चैप्टर, जिसका शीर्षक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी स्टोरी कुछ भी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है बिफोर यू रीड के नीचे। एनी लीज मेरी एनी फ्रांक 12 जून 1929 फरवरी और मार्च 1945। डियर स्टूडेंट्स, ये एनी लीज मेरी एनी फ्रांक का लाइफ टाइम है, यानी जन्म इसका हुआ था 12 जून 1929 को, और इसका डेथ का जो डेट है वह कंफर्म नहीं है, इसलिए दो डेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वे भी डेट्स नहीं है, मंथ है केवल, फरवरी या मार्च 1945। आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट लाइफ स्पेन है इसका, 29 से लेकर 45 तक, ओनली 16 ईयर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और कहें तो दर्दनाक भी है यह स्टोरी। वाज ए जर्मन, देख लो कह रहा है ये जो एनी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एनी फ्रांक, यही है इसका पूरा नाम है यहाँ पर, एनी लीज मेरी एनी फ्रांक। तो यह जर्मन बॉर्न, यानी इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, और जूइश गर्ल, ये जो होता है जूइश एक जाति है जिसको हम लोग यहूदी बोलते हैं हिंदी में, एक जाति है जर्मनी में, इनका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में। who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam
ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ध्यान से इसे देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। राइटर कहते हैं कि यह जो डायरी है, ये जो एनी फ्रांक है ना, वह छिप छिप करके लिखा करती थी। वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जब छिप करके ये लोग रह रहे थे अपने परिवार के साथ। एंड फोर फ्रेंड्स, और इनके दो मित्र थे, सॉरी 4 मित्र थे। इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम एक जगह है नीदरलैंड की, जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ये लोग छिपकर रह रहे थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों छिप कर रह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी दूसरा विश्व युद्ध जब छिड़ा था, तो नीदरलैंड में क्या हो गया था, जर्मनियों का आधिपत्य हो गया था, ऑक्यूपेशन, कंट्रोल हो गया था जर्मन लोगों का। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। ऑक्यूपेशन मीन्स कब्जा या कंट्रोल। तो जर्मनी का जब कब्जा हो गया वहां पर, तो यहूदियों पर जुल्म ढाया जाने लगा। ठीक है, ये जो जूइश पीपुल थे उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज या कहो ऑपरेशन, अत्याचार होने लगा, और जिसके चलते इन परिवारों को छिप करके रहना पड़ता था। इसलिए ऐसा कहा गया कि ये लोग छिप कर रह रहे थे कहीं हाइडिंग प्लेस पर। हाइड मतलब होता है छिपना। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। देखिए, कह रहा है कि उनके परिवार के लोग हैड मूव्ड, चले गए थे, प्रस्थान कर गए थे एम्स्टर्डम। कब? आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजियों का अधिकार हो गया, नाजियों का शासन आ गया जर्मनी में। बट वेयर ट्रैप्ड, लेकिन पकड़ लिए गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नाजियों का कब्जा, नाजियों का आधिपत्य एक्सटेंडेड यानी विस्तृत हो गया, फैल गया, इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड तक, यानी नीदरलैंड में भी जर्मनियों का जब आधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया, तो इन परिवारों को पकड़ लिया गया। ठीक है, अब देखो पकड़ लेने के बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद कह रहा है, एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into, just a minute, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये मैं मार्कर ले रहा था तो थोड़ा सा आपको रोका। एज, यहाँ पर मुझे अंडरलाइन करना था, परसिक्यूशंस, परसिक्यूशंस को हम कहेंगे हिंदी में अत्याचार या उत्पीड़न, जुल्म उसको आप उर्दू में कहते हो। और इसका जो दूसरा वर्ड हम यूज करें तो कह सकते हैं इसको ऑपरेशन। ठीक है, OPPRESSION, ऑपरेशन, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, तो कहता एज परसिक्यूशन
अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जब जुल्म बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, ठीक है, यहूदी आबादी के खिलाफ जब अत्याचार काफी बढ़ गया, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। कहाँ चले गए ये परिवार के लोग, देखो, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, ठीक है, ये परिवार वाले छिप गए जुलाई 1942 में, इन हिडन रूम्स, किसी गुप्त कमरे में, इन हर फादर, अपने पिता के, जिसका नाम है ऑटो फ्रांक्स ऑफिस बिल्डिंग, यानी पिताजी के जिस बिल्डिंग में ऑफिस था वहीं किसी कमरे में ये सब छिप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, कहता है 2 साल तक ये लोग छिपे हुए रहे, छिप कर रहे, 2 साल तक छिप कर रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, ठीक है, 2 साल तक छिपे हुए रहने के बाद ये जो ग्रुप है यानी इनके परिवार के जो लोग थे वे बिट्रेड हो गए, मतलब एक्सपोज्ड हो गए, पकड़े गए, उन्हें देख लिया गया, यानी नाजियों ने उन्हें देख लिया, पकड़े गए सब लोग, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। अब देखिए क्या हादसा हुआ वहां पर, यानी जब ये लोग पकड़े गए तो फिर क्या हुआ, द फैमिली वेंट इनटू, यहाँ तो पढ़ लिया था, द ग्रुप वाज बिट्रेड, मैंने पढ़ाया कि इन परिवारों को खोज लिया गया, ठीक है, एक्सपोज्ड हो गए हुए तो, और उनको कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया जहां एनी जो थी वह मर गई, उसकी मौत हो गई, टाइफस यानी टाइफाइड, टाइफाइड जो एक बीमारी है उस बीमारी से इसकी मौत हो गई, और ये जगह का नाम है बर्जिन बेल्सन, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रांक, यानी मार्गॉट फ्रांक जो है उनकी बड़ी बहन का नाम है, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद ही मार्गॉट फ्रांक जो है उसकी बड़ी बहन है, तो उसकी डेथ भी हो गई और कुछ दिनों के बाद इसकी भी डेथ हो गई। अब हर फादर ऑट्टो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी परिवार में देख लो एकमात्र जिंदा बचे थे उनके पापा, जिसका नाम है ऑटो फ्रांक, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, पहले तो उनकी बड़ी बहन की डेथ हो जाती है बेल्सन में, और फिर एनी की भी डेथ हो जाती है, बेचारे उनके पापा अकेले बच गए। द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वे वापस एम्स्टर्डम लौटे आफ्टर द वार एंडेड, कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वापस लौटे तो पता चला कि उनकी डायरी जो है सुरक्षित है, किसकी डायरी, वही एनी फ्रांक की डायरी, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उनके पापा को लगा कि यह एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक अनोखा रिकॉर्ड है, वृत्तांत है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, और उन्होंने इसे पब्लिश कराने का निश्चय किया, इस डायरी को पब्लिश कराना मतलब प्रकाशित कराना, और किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और इसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, एक छोटी लड़की की डायरी,
The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday। और यह डायरी एनी फ्रांक को उसके 13वें बर्थडे पर, जन्मदिन पर दी गई थी। एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। और कहता है इसमें क्रॉनिकल्स मतलब घटनाओं को क्रमबद्ध करना, तो क्रॉनिकल कहते हैं। तो उसमें क्या है, इवेंट्स हैं, घटनाओं का वर्णन है। कब से कब तक का है, तो ऑफ हर लाइफ, जो उनके आजीवन काल था, फ्रॉम 12 जून यानी 12 जून 1942 से लेकर फाइनल एंट्री उसकी हुई थी 1 अगस्त 1944 तक। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और कहता है अंततः इसको ट्रांसलेट किया गया, इसका अनुवाद किया गया ओरिजिनल डच, यानी ये पहले डच भाषा में थी ओरिजिनली, एनी ने जो लिखा था इसको डच भाषा में लिखा था, और बाद में इसको कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। और कहता है बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में इसकी गिनती होती है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera बेस्ड ऑन द डायरी। अब कहता है इस डायरी पर आधारित कई फिल्में भी बनी हैं, टेलीविजन और थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविजन यानी दूरदर्शन, और कहता है कुछ थिएटर से जुड़ी हुई प्रोडक्शन यानी कुछ थिएटर में भी इसका मंचन हुआ। एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी बनी। ओपेरा उसको कहते हैं हम लोग संगीत नाटक को, जिसमें नाटक जो है वो और साथ में संगीत भी, म्यूजिक भी चलता है। बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित ये सारी चीजें बनी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। अब ये इतनी पॉपुलर डायरी क्यों हो गई, तो कह रहा है इस डायरी में क्या कुछ है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ठीक है। यह जो डायरी है एक ऐसी लड़की की डायरी है जो अभी मैच्योर वर्क माना जाता है इसको, मतलब परिपक्व वर्क, और इंसाइटफुल माइंड जो अंतर्दृष्टि कौन रखने वाली वह लड़की थी, उसकी सोच इसमें है, उसके विचार हैं इसमें। और यह डायरी क्या प्रोवाइड कराती है, एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में ये बातें बताई गई हैं क्या कि इंटीमेट एग्जामिनेशन यानी बहुत नजदीक से, बहुत जो है बारीकी से नाजी के काल में, नाजी के शासन काल में लोगों का डेली लाइफ कैसा था, दैनिक जीवन कैसा था, उसका वर्णन है। एनी फ्रांक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। अब कहता है ये जो एनी फ्रांक है वह बन चुकी है क्या, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, रिनाउंड मतलब फेमस, ठीक है, एंड डिस्कस्ड, और जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यह एनी फ्रांक जो है दुनिया में चर्चित और प्रसिद्ध
डायरी में से या व्यक्ति में से एक हो गई है ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और ये एनी फ्रांक उन लोगों में से है जो खुद विक्टिम्स थी किसकी, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट मतलब होता है डिवास्टेशन यानी विनाश, ठीक है, नरसंहार जो हुआ यहूदियों का नाजियों के हाथों, ठीक है। तो एनी फ्रांक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड, तो बहुत सारे लोगों में से जो विख्यात लोग थे जिसने उस जमाने में उस समय का वर्णन किया था उसमें एनी फ्रांक भी एक थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एनी फ्रांक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखो आज का लेसन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब एनी फ्रांक क्या क्या लिखती है, क्या क्या बता रही है आपको। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रांक कहती है कि डायरी लिखना रियली यानी सचमुच में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था या है, एक विचित्र अनुभव है और समवन लाइक मी, इसके लिए मेरे जैसे यानी मुझ जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. अब देखो एनी को स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है डायरी लिखना। कहता है कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, तो कहता है ये तो यह कारण है ही कि पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन केवल यही कारण नहीं है और भी कारण है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, दूसरा कारण क्या है कि मुझे लगता है कि लेटर ऑन यानी आगे चलकर नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, न तो मैं न कोई दूसरा, ठीक है, विल बी इंटरेस्टेड यानी इंटरेस्टेड होंगे यानी दिलचस्पी लेंगे इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स, ठीक है, ये जो म्यूजिंग्स वर्ड है इसका अर्थ होता है थॉट्स, विचार, ठीक है। तो आगे चल करके एनी फ्रैंक ऐसा सोच रही हैं कि 13 साल की लड़की के थॉट्स को पढ़ने में न तो खुद उसे अच्छा लगेगा और न किसी दूसरे को अच्छा लगेगा, इसलिए कहता है ये डायरी लिखना मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, ठीक है। इनका कहना है कि 13-year-old गर्ल का कोई डायरी क्यों पढ़ेगा, क्या उसका थॉट होगा जो पढ़ेगा आदमी। ओह वेल, फिर एनी कहती है तो अच्छा ठीक है, वेल इट डजंट मैटर, कहता है खैर कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, कहता है मुझे महसूस होता है, आई फील मैं महसूस करती हूँ, लाइक राइटिंग लिखने की तरह, यानी मुझे लगता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, मुझे ऐसा एहसास होता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और क्या कारण है मैं डायरी क्यों लिखूं, तो पहली बात तो मुझे लिखने में दिलचस्पी है, ये कह दीजिए आप, या लिखने का कहता है फील लाइक राइटिंग, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा एहसास होता है कि मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। और एक बड़ी जरूरत भी मुझे है, क्या जरूरत है कि मैं अपने चेस्ट के अंदर जो भी मेरी चीजें हैं, यानी चेस्ट मीन्स यहाँ पर दिल कहो, मेरे
दिल में, मेरे हृदय में जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। डियर स्टूडेंट्स, यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन की। ठीक है, इसी पर आपका एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रोवर्ब है, आपको दे दिया जाएगा और कहेगा एल्यूसिडेट या एक्सप्लेन। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, यानी पेपर में इंसान की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है, पेशेंस होता है कागज में। इंसान से ज्यादा धैर्य कहता है कागज में होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। और कहता है कि कब मैंने यह डायरी लिखने के लिए सोची, मैंने कब सोचा, देखो कहता है आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत पर मैंने विचार किया या प्रोवर्ब मुझे याद आया, कब, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, यानी निराश महसूस कर रही थी अपने आप को। और सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, घर में गाल पे हाथ रख करके बैठी थी। बोर्ड यानी ऊब सी रही थी मैं, एंड लिस्टलेस और उदास थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे, और सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि अंदर ही रहूं या बाहर चली जाऊं। I finally stayed where I was brooding, और फाइनली मैं वहीं रुक गई जहां पर थी, ब्रूडिंग, और चिंतन करने लगी। ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, पॉन्डरिंग गंभीर चिंतन करना, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कहता है अवश्य ही पेपर में अधिक पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीफ बैक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। डियर फ्रेंड्स, इस लेसन में देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड ज़्यादा है, तो मैं एक एक वर्ड को इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपनी कॉपी तैयार रखें और फटाफट उसको नोट करते चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड इसमें आपको मिलने वाला है। देखिए ये लाइन भी थोड़ी लंबी है, तो चलिए छोटा छोटा करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, टुकड़ों में इसको। ठीक है, तो आई फाइनली स्टेड, फाइनली अंततः मैं रुक गई, वेयर आई वॉज, जहां मैं थी, ब्रूडिंग चिंतन करती हुई, यानी सोचती हुई, विचार करती हुई। क्या विचार कर रही थी? यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में निश्चय ही अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और कहता है मेरी कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं है, प्लानिंग यानी योजना नहीं है, टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, कि मैं यह जो स्टीफ बैक्ड है यानी कठोर तख्ती वाला जो नोटबुक है, ग्रैंडली रेफर्ड, जो ग्रैंडली यानी बहुत ही शानदार तरीके से इसे रेफर करते हैं लोग, यानी इसे शानदार तरीके से क्या रेफर करते हैं, क्या नाम इसका देते हैं? डायरी। ठीक है, डायरी होती क्या है? मोटी तख्ती वाला यानी कूट वाली एक नोटबुक ही है, और इसको लोग थोड़ा स्टैंडर्ड
नाम दे देते हैं, हैंडसम नेम इसका रख दिए हैं जिसका हम लोग डायरी कहते हैं। तो कहता है ये मैं जो डायरी है ना, ये डायरी कहता है मैं किसी और को पढ़ने नहीं देने वाली, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिले, कोई असली, कोई सच्चा दोस्त जब तक मुझे ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और कहा शायद, संभवतः इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, अर्थात मेरी डायरी कोई पढ़े या ना पढ़े, मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। अब कहता है मैं उस पॉइंट पर आता हूँ, उस बिंदु पर मैं आती हूँ, दैट prompted me, जिसने मुझे प्रेरित किया। prompted मीन्स प्रेरित किया। ठीक है, ये prompted याद रखना है, इंस्पायर्ड। ठीक है, जिसने मुझे इंस्पायर किया टू कीप अ डायरी, डायरी रखने के लिए। ठीक है, यानी वह कारण बता रही है कि मैं डायरी क्यों रखने लगी। इन द फर्स्ट प्लेस यानी प्रथम स्थान पर, यानी डायरी को इतना इंपॉर्टेंस मैं क्यों देने लगी। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे रखना मतलब महत्व देना। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, तो कारण क्या बतलाया, डायरी को इतना इंपॉर्टेंस देने का रीजन क्या था, बिकॉज एनी फ्रांक डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उन्हें कोई दोस्त नहीं था, उसकी कोई सहेली नहीं थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा और पढ़ा करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि लगता है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, चलिए यहाँ तक मैं इसे ले लेता हूँ आज। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। कहता है let me put it more clearly, कहा मैं इसे और स्पष्ट कर दूं। क्लियर की मतलब साफ साफ बता दूं। क्यों? since no one will believe, किसी को यह यकीन भी नहीं होगा क्या कि 13-year-old girl is completely alone, कि 13 साल की बच्ची और पूरी तरह अकेली हो सकती है इस दुनिया में, तो यह कोई मानेगा नहीं, यकीन नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और कहता है मैं अकेली हूं ही नहीं, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। कहता है मेरे तो अच्छे अच्छे मम्मी पापा हैं, ठीक है, लविंग पेरेंट्स हैं, और 16 साल की एक सिस्टर भी है, उनकी एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। एंड देयर आर अबाउट 30, सॉरी ये लाइन तो हो चुका, आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, और कहता है मेरा एक परिवार भी है, आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स, और मेरी लविंग आंट्स भी हैं, एंड गुड होम, और कहता है एक अच्छा खासा घर है मेरा। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। फिर कहती है नहीं, ऑन द सरफेस, कहता है ऊपर ऊपर से, आई सीम, ऐसा मुझे लगता है, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, और कहता है मैं तो केवल यह सोचती हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ रहूंगी, जब कोई फ्रेंड्स मेरे साथ होंगे तो क्या होगा, हैविंग ए गुड टाइम, तो हमारा टाइम जो है अच्छा गुजरेगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहता है मैं कुछ जो है अपने जो है एनीथिंग मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी वैसी बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, ऑर्डिनरी यानी सामान्य सी बातें, जो एवरीडे थिंग्स, जो रोज की बातें हैं, आम बातें हैं, वही बातें जो है मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ।
वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा क्लोजर हो, कोई मतलब नजदीक का फ्रेंड हो। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और का यही समस्या है मेरी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि मेरा ही फॉल्ट हो इसमें कि हम लोग एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते हैं। इन एनी केस, कहता है खैर जो भी मामला हो, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, का हकीकत तो ऐसा ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर देयर मीन्स दे आर नॉट लेबल टू चेंज, और कहा ये चीजें, ये बातें ऐसी हैं, समस्याएं ऐसी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ठीक है, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, ये चेंज होने वाली नहीं है, यानी ये बातें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती, ठीक है, इनको बदला नहीं जा सकता है। मेरे साथ जो समस्या है, कहता है उनको कोई बदल नहीं सकता है। चलिए तब, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और शायद इसीलिए, ठीक है, मैंने डायरी स्टार्ट की, मैंने डायरी लिखना शुरू किया। ये एनी फ्रैंक कह रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पता चल गया डायरी क्यों स्टार्ट किया। फर्स्ट कारण उसने बता दिया कि शी हैड नो रियल फ्रेंड, ठीक है, उनका कोई रियल फ्रेंड नहीं थी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. देखो, फिर इस लाइन को छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं। तो इनहांस, देखो इनहांस का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। इमेज, छवि, तो इस छवि किसकी यहाँ पर हो रही है, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ठीक है, लंबे समय से जिस फ्रेंड की मुझे प्रतीक्षा थी, मेरी कल्पना की, मेरी कल्पना में जो मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसकी छवि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, कहता है मैं, जॉट डाउन मीन्स राइट करना, लिखना, तो मैं इसमें अपनी बातों को ठीक उस तरह से नहीं लिखना चाहती हूँ। फैक्ट्स यानी तथ्य, तथ्यों को वैसे नहीं लिखना चाहती हूँ मैं डायरी में, किस तरह से, द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, अधिकांश लोग जैसा किया करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड को किट्टी कहने वाली हूँ, यानी इस डायरी का नाम रखा गया है किट्टी। एनी ने अपनी डायरी को बिल्कुल फ्रेंड समझकर, जिस तरह से फ्रेंड का नाम होता है ना, उसी तरह से इस डायरी को अपना फ्रेंड मान करके इसका नाम रख दिया किट्टी। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन आंसर को यदि हो सके तो आप डिस्कस करेंगे, अपने नोटबुक पर लिखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो, समझने में किसी भी तरह की कठिनाई हो, तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बार जाते जाते फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।